नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भारत में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पहले दौर में महाराष्ट्र पर जहां कोरोना ने सितम ढाया था, तो वहीं अब बात दिल्ली की हो रही है। दूसरी लहर में दिल्ली पर कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ दिल्ली की चर्चा हो रही है। यहां तक कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत 4 राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगने से पहले फटकार भी लगाई और अब कहा कि ये राज्य हलफनामा दें और बताएं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया और ये पूछा कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। इस महामारी के दौर में एक बार फिर से कुछ राज्यों में कहीं तो पुरानी गाइडलाइंस शुरू हो चुकी। इसमें चाहे वो रात के वक्त कर्फ्यू की बात हो, बाजारों के बंद करने की बात हो, इस तरह के कई निर्देश शामिल हैं जो पहले दौर में सरकारों द्वारा कुछ नियम कायदे लागू किए गए थे। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है। और भारत में फिर लौटा है कोरोना वायरस का खौफ। देश में 1 करोड़ के पास पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली समेत 4 राज्यों में कहर जारी है। दिल्ली में तो हर दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है और 3 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली में लॉकडाउन से दिल्ली हाईकोर्ट का साफ तौर पर इनकार और हाईकोर्ट ये कहता है कि क्या एकमात्र समाधान सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। देश समेत दुनिया को है वैक्सीन का इंतजार। यूपी समेत कई राज्यों में पुरानी गाइडलाइन शुरू हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी अब कोरोना टेस्ट के बाद ही एंट्री मिलेगी। इन राज्यों के कुछ जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक का मंथन लगातार चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना फ्लेक्सिबल हो जाना और फिर अब इतनी सख्ती दिखाना, क्या पहले गलती कर दी इतनी ढील देकर, या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से राज्य सरकारें कभी ढील तो कभी लगाम कसने में लगी हैं। कोरोना वायरस ने फिर से पैर पसारने शुरू किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो महामारी है, कोई भी राज्य इस महामारी से छूता रहा हो, लेकिन अब दिल्ली की अगर बात करें तो फिर से कोरोना की लहर कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि हर दिन नए आंकड़े सामने आते हैं। लगभग 100 लोगों की जान जाती है अकेले दिल्ली में। यूपी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री योगी से कुछ सीख लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम तो जमीन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक मदद करने को तैयार हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली के अंदर जो कोविड का एक लहर जबरदस्त आई है कि 7-8 हज़ार वहाँ पर रोज़ पाए जा रहे हैं और वहाँ पर इलाज की सारी समस्याएं काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और दिल्ली के जो सीमावर्ती होने के कारण गाजियाबाद के सभी हॉस्पिटल दिल्ली के मरीजों से भरे पड़े हैं, ठीक है, और उसके कारण गाजियाबाद को भी काफ़ी प्रेशर में आना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी मरीजों की संख्या जो अभी तक हमारी 50, 60, 70 रोज आ रही थी, वो भी 200 तक पहुँच गई है। हालांकि 8000 और 200 में बड़ा फर्क है। तो इसके अंदर व्यक्तिगत कोई प्रतिष्ठा का सवाल ना बना करके दिल्ली सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर फर्क क्या है, जबकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो कई गुना है दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, और कोई हर्ज नहीं है इस बारे में कि दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके ये पहल करे कि उन पे अगर कोई किसी बात की कोई समस्या है तो गाजियाबाद से या हमारे क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम दिल्ली सरकार की क्या मदद कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या गाजियाबाद और नोएडा में आप ये मानते हैं कि जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा कारण है, या उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में लगा हुआ है? केवल दिल्ली का ही कारण है। देखिए, तमाम कोशिशों का दावा पहले किया गया और अब लगभग 1 साल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन इस सब से इतर राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर क्या किया। पहले केंद्र के हाथ में जब पूरी बागडोर रही इस कोरोना से निपटने की, तो लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन से जब अनलॉक की ओर आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा। जैसे ही सब कुछ खुलने लगा, फिर चुनाव आते हैं। चुनाव में
हर पार्टी ताल ठोकती है, खुद बीजेपी जिनके हाथों में जिम्मेदारी है, पूरी बागडोर है, वो बीजेपी जोर शोर से बड़ी बड़ी रैलियां करती है, हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जबरदस्त तरीके से इतना प्रचार होता है। तमाम पार्टियां करती हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर विशेष तौर पर, क्योंकि चुनाव के दौरान में तो हर पार्टी ने ही जोर लगाया, लेकिन उसके बाद बीजेपी के कई दिग्गज कोरोना पॉजिटिव भी हुए और उसके बाद यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। बड़े बड़े नेताओं के पॉजिटिव होने का सिलसिला थम नहीं रहा। सवाल यह है कि नेताओं तक तो बेहतर सुविधा पहुंच जाती है, लेकिन आम आदमी का क्या? हमेशा से जब से ये आगाज हुआ कोरोना का, तब से लेकर आज तक एक आम आदमी सिर्फ गफलत में जी रहा है। गफलत कुछ इस तरीके से, जब कोरोना की शुरुआत होती है उस दौरान में इसको ऐसे छुआछूत की बीमारी बनाया जाता है कि लोग डरकर दुबककर अपने घर में बैठ जाते हैं। उसके बाद जब अनलॉक होना शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि कोरोना किस नाम की चिड़िया है। शुरुआती दौर में जब अनलॉक शुरू हुआ तो लोगों ने थोड़ा सा डर माना, लेकिन आज आप किसी भी बाजार में निकल जाइए, आप किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, चारों तरफ आपको नजारा लगभग एक जैसा नजर आएगा। न लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आएंगे और ना लोगों के मन में कोई खौफ कोरोना को लेकर रहेगा। और चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही बड़ा पैनल हमारे साथ में आज है। देवेंद्र प्रमुख है, प्रवक्ता बीजेपी, सचिन रावत नेता कांग्रेस, अनिरुद्ध सिंह चंदेल नेता सपा, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, प्रियंका गांगुली सामाजिक कार्यकर्ता और रमन गुप्ता हमारे साथ में। डॉक्टर पूनम चौधरी हैं आम आदमी पार्टी की नेता। पूनम चौधरी जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी के साथ में कर लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, पहले तो हवा बनाया आपने, हवा बनाने के बाद में लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद अनलॉक, और उसके बाद आप लोग खुद भी खूब बड़े बड़े चुनाव प्रचार के लिए रैलियां करते हैं, जबरदस्त लोगों की भीड़ वहां पर होती है। और फिर आज जब कोरोना का प्रभाव बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ठीकरा सब लोग एक दूसरे की सरकारों पर फोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हवा तो इसको इसलिए नहीं बोलते कि ये कोई भारत का संकट नहीं था, ये वैश्विक महामारी थी। और आपको पता है कि 1 वर्ष पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किन किन कंट्रियों से क्या क्या हालतें होकर आई थी, और हम तो तीसरे नंबर पर आकर इसने घेरा था। हमसे पहले कई जगह ये बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी। उन सबसे सीख लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो डिसीजन उस समय जिस चीज की जरूरत थी वो ही करने का कार्य किया। उस पर लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल उठाए। विपक्ष हमेशा सवाल उठाने में माहिर रहा है, लेकिन सवाल उठाते उठाते भूल जाता है कि उन्हें उठाना क्या है और करना क्या है, और यहीं आके वो हमेशा मार खाते हैं। देखिए, विपक्ष का काम भी होता है सवाल उठाना, और सत्ता की जिम्मेदारी भी होती है जवाब देना और कार्य करना, तो उससे कभी हटते नहीं है, बचते नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज भी अगर जो ये भयानक स्थिति आई है, अभी आपने थोड़ा सा पहले इसी चैनल्स के माध्यम से आपके यहाँ से चल रहा था कि इसमें कहां से क्या क्या चूक रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा हॉट सिटी हैं दोनों। ये बहुत, नोएडा भी एक ऐसी सिटी है कि बहुत बड़ा महानगर है और उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है जो दिल्ली से लगा हुआ है। अगर आप गाजियाबाद या नोएडा की बात करते हैं तो सिर्फ और सिंगल दिल्ली की लापरवाही की वजह से घटना घटी है। पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के समझाने के बाद, कहने के बाद भी नहीं मानी सरकार। जब दिल्ली की तो कोर्ट के कहने के बाद मानी। अब भी यही स्थिति हुई है। अब भी भयानक स्थिति वो सरकारें ज्यादा कर रही हैं जो केंद्र की बात न मानकर अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम कर रही हैं। और जहां हमारी सरकारें, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, देवेंद्र जी एक सेकंड, आपने दिल्ली सरकार का रोना शुरू कर दिया। आगरा में कौन से दिल्ली के लोग पहुंच रहे थे जब आगरा नंबर 1 पर था उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं ये कह देना चाहता हूं, आप दिल्ली की बात करो पूजा जी, तो आगरा छोड़ो, देश का कोई ऐसा नहीं था। आपने क्योंकि तो फिर आप देश की बात कीजिए ना, फिर आप दिल्ली का रोना क्यों रो रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए ना। आप गाजियाबाद, नोएडा में बढ़ते केसेस के लिए सिर्फ दिल्ली को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जब आप खुद कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी, तो क्यों राजनीति ढूंढ रहे हैं फिर उसमें? आप आगरा की बात कीजिए, आगरा में कौन पहुंच गया था? आज उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला बताइए जहां पर आंकड़ों में कोई कमी हो। आगरा में देखिए नंबर 1 रहा। मैं तो शुरुआती दौर की बात करूं, जब पहला फेज था उस दौरान में आगरा खूब नंबर 1 पर था। वहां पे दिल्ली के कौन से लोग पहुंच गए थे? वहां पर लोगों ने कहा कि आपने बुलाया, आप बाहर के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं अमेरिका के, उनकी वजह से वहां पर कोरोना आया। तो क्या आप वहां पर नहीं घिरे थे? मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति करने की बजाय अगर हम उस समस्या की जड़ तक जाकर राजनीति करना छोड़कर अगर सिर्फ समाधान पर जोर दें तो ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे हम। नहीं, आज भी हम तो यही काम कर रहे हैं।
आप देखिए, अब जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और माननीय गृह मंत्री स्वयं संज्ञान लेना शुरू कर दिया। और पहले स्थिति खराब इन लोगों ने जब कर दी थी, जब भी माननीय गृह मंत्री जी स्वयं आए थे। यही तो जिम्मेदारी होती है, और उस पर भी ये क्वेश्चन उठाते हैं, तो हम कहां पीछे हैं? चलिए मैं इसका जवाब ना बाकी की और पार्टी से ले लेती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं समझता। तो जहां पर विपक्ष की पार्टियों की सत्ता है वहां पर, जैसे दिल्ली, जैसे महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार नहीं, इसलिए वहां पर हालात बेहाल हो गए, वहां पर बेकाबू हो गया। सचिन रावत हमारे साथ में है कांग्रेस से। सचिन रावत जी, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां पर स्थिति बेहतर, जहां जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य वहां वहां पर स्थिति बदहाल, संभाल नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना वैश्विक बीमारी पूरे देश में आज भी है, पहले ही रही थी, लेकिन जिस तरह से जहां पे हमारी सरकारें हैं और केंद्र सरकार के द्वारा हमारी सरकारों के साथ जो दोहरा रवैया अपनाया, जिसमें खाना पूर्ति की गई, जिस तरह पंजाब में जब केसेस बढ़ रहे थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि कहा जहां जहां पे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहां पे एक ऐसी सुविधा मुहैया कराइए और वहां पे जो बजट है कोरोना का वो अलॉट कराइए। लेकिन मोदी जी ने उसमें भी राजनीति ढूंढी और उन राज्यों को अछूता किया। लेकिन मैं आज राजनीति से परे उठ करके मैं कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी पे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आपको चुनाव जीतना होता है, चुनाव कराना होता है, चुनावी मोड होता है, तब कोरोना नहीं होता है देश में। जब आपको कोई भी इवेंट कराना होता है तब कोरोना नहीं होता है। कोरोना तब होता है जब एक प्रकार से जब केसेस क्या होते हैं बीच में, जबकि डॉक्टर गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर है उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ठंड में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी देश में बढ़ेगी। अभी भी सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव करा के गलती कर दी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष लगातार सरकार के साथ था और विपक्ष ने कह दिया था। कहने का मतलब ये है देवेंद्र प्रमुख जी, आपको जब अपने इवेंट कराने, जब चुनाव कराने हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और जैसे ही आपके इवेंट खत्म हो जाते हैं तो फिर से कोरोना वापस आ जाता है। कांग्रेस का आरोप है। देखिए ये तो सिर्फ मैं कह सकता हूं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा था हास्यास्पद लगता है। चुनाव जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने पूरी जांच कराने के बाद, पूरा संज्ञान लेने के बाद, सचिन जल्दी से, मेरे को बाकी लोगों के पास जाना है, सचिन जल्दी से। अगर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन हो गई उसके बाद में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मैं अभी पूजा जी अतुल गर्ग साहब का बयान सुन रहा था। अनिरुद्ध जी एक सेकंड में आती हूँ आप लोगों के पास में। क्या ये अपने इवेंट कराने के लिए इसको सामान्य लेते हैं और उसके बाद जैसे इनका इवेंट खत्म होता है फिर इनके लिए सामान्य हो जाता है कोरोना? अनिरुद्ध जी मैं आती हूँ, देवेंद्र जी आती हूँ। अनिरुद्ध जी ठीक करिए पूजा जी आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख जी सुन लीजिए, प्रमुख जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, देवेंद्र जी सुन लीजिए एक सेकंड। हाँ भाई, इन लोगों की जो चाल चरित चेहरा है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जब चुनाव इनको कराने थे, जब चुनाव हो रहे थे, अब हम देख जो पार्टियां चुनाव करा जो होना था यहाँ पर, अभी बिहार में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और ये भी बिहार होकर आए हैं। बता दीजिए जो कोरोना इनको नहीं दिख रहा है, कोरोना किस तरह चल रहा है। और अभी बंगाल भी घूम के आए हैं। मोदी जी आए दिन रैलियां कर रहे हैं। ये लोग पता नहीं किस तरह किस भ्रम में पड़े हुए हैं, कहां से ये लोग अपनी खबर लाते हैं और इनको शर्म नहीं आती कहते हुए यहाँ लाखों लोगों की जान चली गई है और ये आज लेके बैठ जाते हैं कि इस पर राजनीति ना करें। कोई राजनीति करने नहीं आया यहाँ पर, ये इनको बताने आया है कि बताए भारतीय जनता पार्टी जो उनके प्रधानमंत्री जी हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह की क्या सुविधाएं उपलब्ध है। ये जहां की सरकार नहीं है वहां पर लोग बिल्कुल चढ़े जा रहे हैं कि नहीं वहां कोरोना दिल्ली में फैल गया। अरे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, दूसरे प्रदेशों का हाल देखिए जहां पर लोग आए दिन लाखों लोग मर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध जी आप ना भूल गए थे जब हाथरस कांड के दौरान में आप लोगों को राजनीति करनी थी तो कौन से चेहरे पर मास्क थे आप लोगों के? सड़कों पर लेट गए थे, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। जिस दिन जब जिस बेटी की वहां पर जिसके संग रेप हुआ उसकी हत्या हो गई, उसको रात में जला दिया गया, जब उस पर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई तो टीवी के जो मीडिया के चैनल थे दिखा रहे थे कि देखिए यार राजनीति करने आए, हम लोग राजनीति करने नहीं गए थे। अरे आपके चेहरे पर मास्क क्यों नहीं था? आपने इनकी रैलियों को लेकर बीजेपी को कोसा ठीक है, पर आप भी तो बड़ी गलती कर रहे थे। जब आप बड़े-बड़े इवेंट करते हैं, जब आप बड़े-बड़े प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपने कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग को वहां पर माना? एक इवेंट बता क्या दीजिए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग थी? एक इवेंट क्या समाजवादी पार्टी ने किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो किया था क्या?
समाजवादी पार्टी ने एक भी रैली बता दीजिए किस तरह जिस तरह मैंने भारतीय जनता आपसे पार्टी पूछा ने कि की जब है। आप हाथरस कांड के दौरान सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आपके चेहरे पर मास्क था? क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे? मास्क नहीं था, मगर जो जिस तरह वहां पर जो घटना अरे घटी थी, आप उस भावना को हम समझ रहे हैं, आपकी बात को, जो गलत हुआ वो गलत हुआ, लेकिन गलत हुआ उसमें आप भी गलत करें तो फिर आप में इनमें फर्क क्या रह गया? भाई अभी तक तो कोरोना आप भी उन्होंने तो खत्म कर दिया था। आप भी तो कत्ली कर रहे हैं तरीके से लोगों का। इन्होंने लोगों का डर निकाल दिया, मगर आज फिर जब इनका चुनाव हो गए, इनका काम हो गया, तो ये फिर कोरोना को लेकर क्या इस पूरे कोरोना काल में आपने किसी की भी संजीदगी देखी? मैं सिर्फ सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रही, मैं विपक्ष की बात भी कर रही हूँ। कौन कोरोना को लेकर सीरियस रहा? हर कोई सिर्फ अपने बचाव की बात करे। बड़े नेता तो सड़कों पर उतरते नहीं, कार्यकर्ताओं को छोड़ देते हैं। देखिए पूजा जी, बात तो सही है आपकी कि हम बहुत सारे उदाहरण गिना सकते हैं। मान जैसे गंभीरता को सबने समझा। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि जरूरत है, याद होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि होली नहीं मनाएंगे। दोनों ही बातें बताती हैं कि हमारे देश के दो प्रमुख पार्टियों के जो नेता हैं कोरोना की गंभीरता को समझ रहे थे। हिंदुस्तान पहला ऐसा देश नहीं था कि जहां कोरोना आया। हमने पूरे यूरोप को देख लिया कोरोना से प्रभावित होते हुए, तब 2 महीने बाद हिंदुस्तान कोरोना पहुंचा था, जब अमेरिका में वो सामुदायिक संक्रमण की स्थिति पैदा हो चुकी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप यहां से लौट के गए, और तब यहाँ हम लोग कोरोना पर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे थे। बहुत दिन के बाद बढ़े तो 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत होती है, और उसके बाद 10 मार्च को जब आप इतना गंभीरता से इस मामले को समझ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं समझी। और लॉकडाउन कब लगाया? जब 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ले ली, तब रात में आपने लॉकडाउन लगाया। ये जो पूरा दौर था ये बीजेपी का हुआ। आप कांग्रेस से भी उदाहरण ले सकते हैं कि इस पूरे दौर में जो रेस्टोरेंट्स में और होटलों में छिपना छिपाने का जो दौर चला था, उस समय भी कोरोना का वायलेशन हुआ था। तो आप कांग्रेस को भी इसका जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, दूसरी पार्टियों का भी आपने गिनाया। लेकिन प्रमुख बात क्या है कि जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, सत्ता है, सरकार है, उनकी जिम्मेदारी तो किसी और के मुकाबले ज्यादा है ना। वो व्यवस्थापक हैं। इस देश में कोरोना आया, मैं पहले से दिन से कहता रहा हूं, लोग सहमत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सहमत होना पड़ा कि इस देश में कोरोना आया तो हवाई जहाज से आया और किसी मार्ग से नहीं आया। हवाई जहाज से आया। और आप आगरा की बात कर रही थी, सारे शहरों को इनिशियली आप देख लीजिए, जो हवाई जहाज से जुड़े हुए शहर हैं वहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना था। 80% था शुरुआती दौर में जब हम 20 शहरों को चुनते थे। तो ये स्थिति थी। अगर हम उस समय ये स्ट्रेटजी अगर नहीं ले पाए कि हवाई जहाज में रोक दें कोरोना को, आज भी हमारे एशिया में हम दूसरे सबसे नंबर 1 पर हैं। सबसे नंबर 1 पे एशिया में। और हमारे सारे पड़ोसी देश पर लाख अगर कोरोना का आंकड़ा रखे तो सारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हैं। ये स्थिति है ना। किस आधार पर हम गर्व करें? कैसे न कहें कि हम अक्षम हुए हैं? आप राजनीति को दोष दे लीजिए या जो दोष दे लीजिए। चुनाव जब होते हैं, वर्चुअल रैलीज चल रही थी, आपको याद है ना, चुनाव शुरू होने से पहले हम लोगों ने सोचा था कि एक अलग किस्म का चुनाव होगा, वर्चुअल होगी, लोग डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे, चुनाव आप आचार संहिता निकाल लीजिए ना, 5 आदमी से ज्यादा घूमने का नहीं था। लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी की जिम्मेदारी बनेगी, आपकी डबल इंजन की सरकारें होती हैं, आपने क्या इसका फॉलो किया कि 5 आदमी मिलकर के चुनाव प्रचार करें? नहीं किया। आप नरेंद्र मोदी जी की रैली निकाल लीजिए। मैं दूसरे नेताओं की भी कहूंगा, मोदी जी की इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप रैली निकाल लीजिए। अब देखिए, सामने घेराबंदी रहती थी, सामने सोशल डिस्टेंसिंग दिखाया जाता था, और पीछे उसके पीछे जो भीड़ है एक दूसरे पर उमड़ी पड़ी होती थी। ये कैसा कोरोना का आप कैसा मैनेजमेंट है ये? क्योंकि आपने कहा कि मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छा किया। 125 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ टेस्टिंग होती है, तो उस पर हम बड़ा फक्र करते हैं। क्यों? पूजा जी, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, प्रेम जी बहुत बुद्धिजीवी विश्लेषक के तौर पे हैं, उनकी बात को काटना आसान नहीं होता, और उन्होंने क्वेश्चन दोनों जगह उठाए हैं, ये बात भी बिल्कुल है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये जो प्रक्रिया है ना हमारे देश में, लोकतंत्र वाली प्रक्रिया, जिसपे विपक्ष को एक बहाना मिलता है चिल्लाने का, बोलने का। आप वर्चुअल जब रैली हम कर रहे थे तो तब भी विपक्ष ने यही बात उठाई थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, अपना काम पूरे से कर रहे हैं, अपनी सारी सभाएं कर रहे हैं, और सिर्फ विपक्ष को रोकने के लिए जो है कोरोना का ये इन्होंने बहाना बनाकर, और ये जवाब नहीं हुआ। ये जवाब नहीं है। प्रियंका जी काफी देर से इंतजार कर रहे। प्रियंका जी, कहाँ चूक है? सामाजिक तौर पर लोग भी कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं अपनी। लोगों को लगता है अब जैसे कोरोना कहीं है ही नहीं।
आप दिवाली के बाजारों को देखते, न किसी के चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ में एक दूसरे सट सट कर निकल रहे हैं लोग, किसी को कोई इस बात का ख्याल नहीं था। कितने डंडे मारकर लोगों को सही कर लेंगे। जी पता है, मैं अभी सारों अपने वरिष्ठ जितने भी मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता की बातें सुन रही थी, और सबसे समझने वाली बात यह है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं एक सवाल इन सबसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बस ये बता दीजिए, पानी का प्रभाव ऊपर से नीचे की तरफ बहता है या नीचे से ऊपर की तरफ बहता है? तो जितने भी यहाँ पर सो कॉल्ड पोजीशंस पे हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, हमने जब शुरुआत में कोरोना का कहर आया था तो मुझे लगता है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सरकार, समाज, हर एक नागरिक ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसका जिसको कहते हैं समर्थन किया था, और हम वो सारे उपचारों को फॉलो कर रहे थे, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है आज कंट्री का कि इसमें से एक पायदान भी उसको सही तरीके से अमल नहीं कर रहा है। आप समाज को ले लीजिए, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही पूजा जी, और दिवाली के वक्त, दिवाली के टाइम पर ये अगर आज आंकड़े इतने ज्यादा बढ़े हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि दिवाली के आसपास माहौल ऐसा बन गया था मार्केट में कि एक्चुअली में लगा कि शायद से वैक्सीन आ गया है, और हम सब ने वैक्सीन ले लिया और हम बेझिझक होकर, बेधड़क होकर मार्केट में जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही, यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स, जो मास्क पहनने का, उसको एज अ पॉलिटिकल, मतलब मैं तो पॉलिटिक्स को यहाँ पर जिम्मेदारी मानती हूँ कि आपको पुलिस, प्रशासन और पब्लिक, ये तीन का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य को आप सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक सतर्क रहे, पब्लिक इस महामारी का जो कहते हैं ना इम्प्लीकेशन या कितना भयानक है ये समझे, तो आपको एज पॉलिटिक्स एंड एज पुलिस आपको ये उनको समझाना पड़ेगा, और वो आप तब समझा सकते हैं जब आप खुद एग्जाम्पल बनकर उनके हर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सहूलियत के हिसाब से सब कोरोना का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उठाकर देख लीजिए, जिसको जैसे जरूरत पड़ती है, हमारे यहाँ पर होता असल में यही है कि किसी की तकलीफ हो तो उस तकलीफ में अपना फायदा पहले ढूंढा जाता है, फिर उसका मरहम लगाया जाता है। मरहम भी उतना लगाया जाएगा जितना कि अपने फायदे का सौदा हो। डॉक्टर रमन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, पूनम चौधरी, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर रमन, ये कौन सा फेज है अब, और क्या जो सिलसिला शुरू हुआ है कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने का, इस पर कोई फुल स्टॉप है? डॉक्टर रमन। जी डॉक्टर रमन, आपने मेरा क्वेश्चन सुना? दोबारा दोहराऊं मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिएगा। मुझे हाँ, मेरा कहना है कि जैसा हम जानते हैं कि इसका सामुदायिक जो कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो चुका है, और जैसे हमारे देश की आबादी और घनत्व है जी, और ये पॉलिटिकल से ज्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और इसे पॉलिटिकल एंगल से देखने के बजाय अगर इसे हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एक एंगल से उसको एड्रेस करें तो ये पूरे देश हित में होगा, समाज के हित में होगा। और जितनी जिम्मेवारी सरकारों की है, पॉलिटिकल पार्टीज की है, सोशल लीडर्स की है, उतनी जिम्मेवारी आम लोगों की है। जैसा हम देखते हैं कि भारत में अगर हम पश्चिमी देशों के मुकाबले कंपेयर करें तो हमारी जो सिविक सेंस है, जो हमारा डिसिप्लिन है, यहाँ तक कि ट्रैफिक के लिए देखें, हेलमेट का उपयोग देखें, सेफ्टी के लिए कंसर्न्स देखें, वो हिस्टोरिकली काफी कम रहा है। तो हम अचानक से अगर सोचें कि लोगों में ये जो अवेयरनेस है या उनका बिहेवियरल चेंज है वो पूरी तरीके से लागू हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कल्चरली हम जैसे लोग हैं, हमारे जैसा समाज है, उसमें सेफ्टी को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। हमने देखा है कि बसों के ऊपर लोग चढ़ के ट्रैवल करते हैं, पटरियों के ऊपर। अच्छा रमन जी, शुरुआती दौर में ये कहा गया कि इस कोरोना से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी, और एक बात तो बहुत अच्छी हुई कोरोना के आने से कि लोगों ने कम से कम अपनी स्वच्छता और अपनी इम्यूनिटी पर फोकस करना शुरू कर दिया, लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई। काफी बदलाव आया पिछले 5-6 महीनों में। हमने देखा
जितना इस पे प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन 8 महीने में लोगों की इम्यूनिटी इतनी बूस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी इम्यूनिटी पर काम कर रहे थे, और उसके बाद भी जब आज सब चीजें सामान्य हुई तो इतनी तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ। किसी मैकेनिकल प्रोसेस से या कोई उसमें शॉर्टकट हो जिससे हमारी इम्यूनिटी डबल हो जाए। जो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंडिया में, मेरा इसमें सवाल, मैं डॉक्टर रमन, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, मैं इस पर आऊंगी आपके पास में, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि पूनम चौधरी से भी मेरा एक सवाल हो जाए। पूनम जी, आप थोड़ा देर से आई हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल आपकी तरफ उठे। बीजेपी पूर्ण तौर पर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर दिल्ली से सटे हुए और अन्य हरियाणा की बात हो, ये कहते हैं कि अगर इस कोरोना की बढ़त के लिए कोई जिम्मेदार है तो आपकी पार्टी है। आपकी लापरवाही से गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक इतना ज्यादा संक्रमण फैल गया, वहीं हरियाणा जो सटा हुआ इलाका गुड़गांव तक आपने पहुंचाया संक्रमण। जी देखिए, अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, और दिल्ली की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में केवल 2.5 करोड़, यूपी में 20 करोड़, 24 करोड़ हो गया आंकड़ा, लगभग 24 करोड़ आंकड़ा आप कह लीजिए, और दिल्ली में 2.5 करोड़ 1500 स्क्वायर किलोमीटर, और वो आपका कहते हैं 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। आप ये बताइए कि अगर हम यूपी में पूरे देश की पॉपुलेशन ले आए, उस तरह से दिल्ली की ये हालत है। मतलब इसका मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप कि उत्तर प्रदेश बल्कि उल्टा जिम्मेदार है? कहना ये चाह रहे हैं कि इतनी कम जगह में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर यूपी की बात करते हैं, जहर तो जहर है। देखिए, जहर की बात नहीं है, ये कोरोना संक्रमित किस तरह होता है, या तो आपके छूने से, किसी के टच में आने से, और भीड़ भाड़ के एरिया से। तो भीड़ यदि ज्यादा होगी, दिल्ली वालों से बहुत तो परहेज करते हैं गाजियाबाद नोएडा के प्रशासनिक लोग। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही गंभीर मसला बन चुका है कोरोना, लेकिन यह गंभीर मसला भी राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रेम जी ने कहा कि जब इसको शुरुआत में ही दी एंड करने की जरूरत थी, उस दौरान में अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको थोड़े टाइम रखा गया। कुछ बड़े घरानों के लोगों को बचाने के लिए जो फ्लाइट मोड से लोग आ रहे थे उनको भी और सहूलियतें दी गई, और इस तरीके से इसका जो प्रसार था वो लोगों के बीच में हुआ, और आखिरकार खामियाजा आज यहाँ भुगतना पड़ रहा। देवेंद्र जी, मेरे जहन में ना शुरुआत से लेकर अब तक एक सवाल बार बार आता रहा, और मेरा बड़ा मन था कि मैं ये सवाल आप लोगों से पूछूं। सब कहते हैं कि लॉकडाउन एक बहुत ही अहम फैसला सरकार का था, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये कि लॉकडाउन आपने तब लगाया, आपको भी जब ये अच्छे से मालूम था कि लॉकडाउन जैसे खुलेगा भीड़ फिर बाहर आएगी, लोग फिर इसको आराम से आसानी से लेंगे और सिचुएशन ये होगी। तो जब लॉकडाउन लगाया गया तब भी सिचुएशन आपने कंट्रोल करने की बात कही, तो आज उस लॉकडाउन की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती? आज आप कहते हैं कि लॉकडाउन ही इसका असल समाधान नहीं है, तो फिर तब असल समाधान कैसे था लॉकडाउन? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत शानदार है, बहुत दमदार है, पूछा आपने। लेकिन विपक्ष ने तो बार बार ये क्वेश्चन उठाया है कि लॉकडाउन इसका स्थायी इलाज नहीं है, और लॉकडाउन कब तक, आखिर लॉकडाउन कब तक लगाया जा सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना अच्छा पैनल यहाँ आपके पास बैठा है, अगर किसी के पास, देखिए सरकार ने पूछा भी है, ये पूरे वैश्विक महामारी है, किसी प्रदेश या देश की नहीं है। सब बुद्धिजीवियों की राय सब सरकारों ने अपने अपने देशों में पूछी है। हमारी सरकार होने के साथ हमारी सरकार ने भी बार बार पूछा है कि जिसके पास जो अच्छी राय है उसे वो दे सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना था 100% देने का काम किया है। जब लॉकडाउन लगाने की स्थिति देखिए, आपने देखा विदेशों में क्या हुआ, अमेरिका जैसी कंट्री, ब्रिटेन जैसी कंट्री, यही तो काम नहीं। इसमें पूजा जी मैं बोलूंगा, उन्होंने अगर यही काम किया होता कि जो सबकी राय मानी होती तो अपनी नहीं किया होता, तो आज देश यहाँ नहीं खड़ा होता। उन्होंने कि सब राय सबकी पूछी मगर किया अपने मन का। वो सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात आज तक नहीं की। आप देवेंद्र जी ये बता दिए कि इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उसमें कितने लोगों की जाने गई थी, क्या हुआ था? क्या अभी पूजा जी सवाल पूछ रही थी ना आपसे पूजा जी सवाल पूछ रही थी अभी, आप बताइए जब लॉकडाउन की जरूरत थी क्या उस समय जब लॉकडाउन लगाया गया था? और अगर लॉकडाउन आज आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है तो ये अब नहीं है, तो आप बताइए इस समय जब एक लाखों की संख्या में जब लोग बढ़ रहे हैं तो आज आप बता रहे हैं कि अब लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है।
जो लोग भूखे मर गए, जिन लोगों के पास खाने को नहीं था, जो लोग जिनके पास आज रोजगार नहीं है, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं। देवेंद्र जी, फिर सचिन जी आ रही हूं आपके पास। बताइए ना, आपने विपक्ष में रहकर कौन सी भूमिका विपक्ष को कोसना बंद कर दीजिए। सरकार में आप हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। विपक्ष को कोसना बंद कर दीजिए। बहुत आसान है, तो क्या करना चाहिए था सरकार को ऐसे सिचुएशन में? क्या है, अखिलेश यादव तो एक बार लोगों के बीच उतरे तक नहीं। ये करेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हैं। अखिलेश यादव जी बिल्कुल नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी जाते वहां पर, एक भी रैली में नहीं गए। बिहार में हमारा गठबंधन होने के बावजूद भी अखिलेश यादव जी बिहार नहीं गए, सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अखिलेश यादव जी निकलते हैं तो कल को बीजेपी वाले बोलेंगे और आप लोग भी बोलेंगे कि देखिए वहां पर ये लोग कोरोना इनकी वजह से फैला। आप लोग निकले नहीं, अखिलेश नहीं निकले तो क्या कार्यकर्ता? आप अखिलेश की बात नहीं, क्यों नहीं जाते? इन्होंने डर खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डर खत्म किया। इन्होंने डर खत्म किया लोगों के दिलों का। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किए क्या? प्रदर्शन आपके कार्यकर्ताओं ने भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाई क्या? बिल्कुल बढ़ाई, बिल्कुल बढ़ाई। इसलिए बढ़ाई क्योंकि ये इन्होंने, अगर जो जिसकी सरकार है, जिसकी जवाबदेही है, जिनको काम करना चाहिए था, अगर इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, क्या करना चाहिए? अगर आप सत्ता पर तो आप क्या करते सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? चलिए बताइए। बहुत आप क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए था कि आप जो एक सिस्टम, अब यार बताइए वैक्सीन क्यों नहीं है आपके पास में? अरे वैक्सीन, अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप जिस समय लॉकडाउन लगाया, को छोड़िए, आप इनकी वैक्सीन को छोड़िए, पहले मुझे आप बताइए कि आप क्या करते? भाई सरकार कोरोना के आते तुरंत वैक्सीन तैयार कर देते, न वैक्सीन तैयार करते। आप लोग, हम लोग ये करते कि हम लोग यहाँ पे रैलियां नहीं करते, हम लोग इनके जैसे जो जश्न मना रहे थे वो नहीं मनाते। अगर कहने के, आज कहाँ गया चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कहाँ चला गया जो कहता था सिर्फ पार्टियों में 50 लोग आए, बस चले तो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी की वजह से ही कोरोना है। क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या इनका बस चले तो जिसकी सरकार है, केंद्र सरकार ये बोल दे कि आम आदमी पार्टी कोरोना, चाइना से कोरोना लेके आम आदमी पार्टी ही आई है, क्योंकि करने को कुछ नहीं होता, आरोप लगाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही कोरोना क्या है। है। पूनम जी, दिल्ली में बढ़ते आंकड़ों की वजह क्या है? चलिए आप बताइए। देखिए तो कहाँ इतनी छूट हो गई? इसका मतलब ये नहीं कह देना चाहिए कि आम आदमी चलिए बिहार में तो कोरोना चुनाव फैला था, रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, चलिए हरियाणा में उपचुनाव हुआ क्या उत्तर नहीं प्रदेश किया? में। बताइए केजरीवाल जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बढ़ते आंकड़ों की वजह क्या रही? बढ़ते आंकड़ों की वजह आप ऐसे ले सकते हैं कि दिल्ली में हर राज्य से दिल्ली सटा हुआ है, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, चीनी की बात करें तो यूपी से, कपड़े की बात करें तो पंजाब, लुधियाना से, सब लोग दिल्ली में आते हैं। और बाहर से जो संक्रमित होके आएगा, किसी के भी टच में होगा, दिल्ली में आएगा वो जरूर, तो कोरोना फैलेगा ही संक्रमित होने से। आप तो सारे इंतजाम कर रहे थे ना, मत आने देते लोगों को बाहर से अंदर। देखिए इंतजाम, भाई अब आप देखिए गाजियाबाद के अंदर, पहले आपको याद होगा गाजियाबाद नोएडा में दिल्ली वालों की एंट्री बैन कर दी, याद है आपको? हाँ बिल्कुल, जब इनको इतना परहेज है दिल्ली वालों से, तो दिल्ली वालों ने क्यों नहीं कर सकते हैं? और एक्शन लिया? बताइए यहाँ पे केजरीवाल जी कोई भी कदम उठाए तो इनको ऑब्जेक्शन हो जाता है। आपने फिर परहेज क्यों नहीं किया? ये आपसे परहेज कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इतना दिल खोल के स्वागत क्यों किया संक्रमितों का? आपको इतना क्या प्यार है संक्रमितों से? सॉरी, आपको इतना संक्रमितों से फिर क्या प्यार है? ये तो आप हमें संक्रमितों से क्यों प्यार होगा? हमें कोई प्यार नहीं है। हमने जगह जगह, आज भी ये मुहिम चल रही है कि जगह जगह जाके हम मास्क बांट रहे हैं, खड़े हुए लोगों को मास्क दे रहे हैं, घर घर जाके दे रहे हैं। चाहते हो उस वक्त एक टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल सही बात है। आपकी टीम हमारे घर पे पहुंची थी आज क्यों सुबह। पता चल रहा है कि मोर टेस्टिंग मोर कोरोना मोर ट्रीटमेंट? यूपी में पता ही नहीं चल रहा, नो टेस्टिंग नो कोरोना। सचिन तो कहाँ से होगा बताइए? बताइए, कोई छुप, मैं ये सवाल ले रखे हैं। सचिन रावत बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। सचिन रावत जल्दी से। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कह दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक जेपीसी कराइए और सारे विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री जी बुलाइए और कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी पे देश को एक साथ खड़े होकर के इससे लड़ना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ना तो जेपीसी की बैठक कराई, सिर्फ और सिर्फ रात को आकर के अनियमित लॉकडाउन कर दिया, जिससे कि हमारे जो श्रमिक भाई थे, जो मजदूर तबका था, वो उस पे सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। लेकिन तब भी हमारी पार्टी के राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया कि जो दो तबका है जिसमें मजदूर आते हैं, श्रमिक आते हैं, किसान आते हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री जी एक योजना निकाले कि इनके खातों में देवेंद्र जी जवाब देने दीजिए पहले उनको, फिर आप खूब बोलिएगा, दिल खोल कर बोलिएगा। अरे एक सचिन रावत जी एक बात बताइए, हाथरस कांड के दौरान में एक बड़ा सा काफिला लेकर आए थे दो नेता, दिल्ली के कांग्रेस के नेता थे वो, दो बड़े नाम था कुछ प्रियंका और राहुल, बहुत ज्यादा काफिला था गाड़ियों का। कोरोना प्रोटोकॉल की याद नहीं आई थी तब आप लोगों को?
नहीं, अच्छी बात पूछी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की निरंकुश सरकार ने हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया। ये तो प्रियंका राहुल आते ना अकेले अकेले, ये पूरा काफिला लेकर आने की जरूरत क्या थी? भाई आप अगर ये नापाक है तो आप भी नापाक हो जाएंगे क्या? आप अगर इनको नापाक कह रहे हैं तो फिर आप भी नापाक हो जाएंगे क्या? अपराध बढ़ाया, जंगल आग बढ़ाया, तो इसी वजह से तो लड़ रहे थे। देखिए, हमें कोरोना को लेकर लड़ना जायज, लेकिन आप तो खुद इनवाइट कर रहे थे ना फिर कोरोना को, ना कि हमें एक दूसरे पे पलटवार प्रतिवार। मैं अतुल गर्ग की साहब की बात बताना चाहूंगा पूजा जी। आज अभी वो ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनको वो बयान, जब एक बेटी ने फोन किया था लखनऊ की कि आज मेरा भाई कोरोना से उसको स्टेचर नहीं मिल रहा है, तो कह रहे मरना है तो मर जाने दो। ये मंत्री जी का वर्जन था। आज वो कोरोना पे ज्ञान दे रहे हैं। आज भी लखनऊ में मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर और पीजीआई, यहाँ पे स्ट्रेचर बेड नहीं उपलब्ध है। चेतन चौहान, देवेंद्र प्रमुख जी, बड़े बड़े दावे आप खूब कर लेते हैं, लेकिन इंतजाम क्या है? मैनेजमेंट आपका बहुत बेहतर है, ये आप कह देते हैं, लेकिन ये दावा कैसे? ये चैनल मुद्दाहीन बात करना। अगर ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इनको कह रहा हूँ कि दुनिया का 16वां नंबर है आबादी में और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर इसी वजह से आप लोगों से समझ नहीं रहा है प्रमुख साहब छोड़ दीजिए, 22 का चुनाव आ रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहाँ गई वो ट्रेनें कहाँ गई जहाँ पे आप लोगों ने देवेंद्र प्रमुख जी कितनी टेस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में? देवेंद्र प्रमुख जी, कितनी टेस्टिंग हुई उत्तर प्रदेश में? अब तक 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, 8 महीने पूरे हो गए हैं, 8 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है अब कोरोना को। कितनी टेस्टिंग करा ली 8 महीने में? क्या 24 करोड़ की जनता पूरी हो पाई? देश का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस दिन से टेस्टिंग 8 महीने पहले शुरू हुई है, 8 के 16 के 32 और 64 की स्थिति का टेस्ट। पूजा जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या उत्तर प्रदेश के एक एक शख्स की 24 करोड़ की आबादी की एक बार टेस्टिंग हो चुकी है क्या अब तक? 8 महीने में 24 करोड़ की आबादी को हम कवर नहीं कर पाए और हम अपने लिए तालियां पीट रहे हैं। देखिए पूजा जी, 24 करोड़ की आबादी कोई ऐसी आबादी नहीं है। हम 200 प्लस देश कंट्रियों का दुनिया में बैठे हैं जो 200 से प्लस है, और उसमें हमारा नंबर। इन लोगों ने कोरोना में घोटाले किए और मैं आपके चैनल को साधुवाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कि आपके चैनल ने आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं प्रेम जी, एक सेकंड, खबर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके आसपास के इलाकों में, एक सेकंड, आपके आसपास के इलाकों में क्या सब लोगों का एक बार टेस्टिंग हो चुका है क्या प्रेम जी? देखिए, इसमें दो मत नहीं कि गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में जो शहर हैं और ज़्यादा संक्रमित हैं, यहाँ कोविड टेस्ट की अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़्यादा मिली है। लेकिन हम पूरे स्टेट की बात करें, दिल्ली भी हमारे सामने, दिल्ली में जितनी टेस्टिंग हुई है तकरीबन उतनी ही ओवरऑल टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। अब उत्तर प्रदेश, प्रधान जी कह रहे हैं, प्रमुख जी कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, तो क्या दिल्ली के बराबर ही कोरोना टेस्ट होना चाहिए? यही मेरा कहना था सबसे शुरू में जी कि जितनी यूपी में आबादी है, दिल्ली में उतनी, उससे आधी से भी आधी आबादी है, उतने ही टेस्ट यूपी में हुए उतने ही दिल्ली में। तो कैसे ये बोल सकते हैं कि आपकी वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से कोरोना यहाँ पे आया है? ये इल्जाम कैसे कोई लगा सकता, बताइए? केवल उतने ही टेस्ट हुए हैं जितने यूपी में हुए, उतने दिल्ली में 40,000 टेस्ट डेली हो रहा है। फिगर की बात कर दूं मैं, उत्तर प्रदेश में 1.8 करोड़ हुए हैं टेस्टिंग और दिल्ली में टेस्टिंग है 58.2 लाख। थोड़ा करेक्शन में करता हूं ये, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर ये भी करेक्शन कोई मायने नहीं रखता है आबादी के हिसाब से। आप बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, जवाब दीजिए। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि कैसे ये आप कह सकते हैं? यूपी में कोई पूछ नहीं रहा है, यूपी में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोरोना है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है, तो आप कैसे कह पाएंगे कि कोरोना नहीं है? जहाँ पे वर्क हो रहा है, क्योंकि जो काम करता है उंगली उसी पे उठती है ना, वो काम कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं। ये कह रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है तो बीजेपी गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं कर रही। बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, फटकार हर मामले में दिल्ली सरकार को लगती है। कोरोना पे सबसे ज्यादा, कोरोना पे क्यों ऐसे उंगली उठाई? सबसे ज्यादा वर्क कोरोना पे हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। आपके सामने अब देखिए टेस्ट इतने हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? और फिर वो ऊपर से उंगली उठा रहे हैं। कोर्ट आपसे जवाब पूछ रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दीजिए 3 दिन के भीतर। बताइए आप क्यों कह रहे हैं? दिल्ली सरकार की फटकार सबसे ज्यादा क्यों लगती है? जब भी पॉल्यूशन का मामला है तो दिल्ली सरकार की फटकार,
जब अब कोरोना का मामला देखिए। है और ये कोई ये केंद्र की सरकार फटकार नहीं लगा रही, कोर्ट की फटकार लगती है। अब कोर्ट तो प्रभावित नहीं है ना किसी पार्टी से। एक बात मैं आपको बता दूं, जो काम करता है उंगली उसी पे उठती है। अब मैं खाली बैठी रहूंगी, काम नहीं करूंगी, तो मुझे आके कोई क्या कहेगा। कोरोना के मामले में हम अगर आज की बात करते हैं तो इसी वजह से आप मुझे जवाब दीजिए कि ये क्यों इन्होंने ये बोला कि आपकी सरकार की वजह से कोरोना आया है। क्या चीन से जाके ले आए हम कोरोना? ये इल्जाम लगाना छोड़िए और काम करना सीखिए। पहले आप काम करिए, जितनी आपकी जनसंख्या है आप उतने टेस्ट कराइए, फिर आके बात करिए। आप ऐसे कैसे कह जवाब सकते लीजिए हैं? जवाब। हाँ देवेंद्र प्रमुख जी। मैं बताता हूं पूजा जी, इन्होंने पूछा कि आपकी सरकार की वजह से। मैंने शुरू में जब ये नहीं बैठे थे, जब जिक्र किया था कि दिल्ली ने फैलाने का काम किया है और इनकी जो जिम्मेदारी है, जो क्वेश्चन आपने उठाया था कि दिल्ली विकसित राज्य है इस देश का, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के बॉर्डर जो है दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में सभी राज्य जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं दिल्ली से सारे राज्य। किसी भी आप बिजनेस को उठा के देख ले, आसपास से दिल्ली में बिजनेस करने लोग दिल्ली में ही आते हैं। चीनी यूपी से कपड़ा, मैंने अभी आपको बताया, तो दिल्ली में तो चारों तरफ से लोग आते हैं। संक्रमित होकर जब आएंगे राजधानी में, आप टेस्टिंग कराते तो ना, क्यों नहीं फैलेगा जैसे आप कोरोना? राज्यों ने फैसला लिया कि टेस्टिंग कराने के बाद अगर आपकी टेस्टिंग पॉजिटिव है तो आपको वापस भेजा जाएगा, नेगेटिव है तो आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो आपने क्यों नहीं किया ऐसा? दिल्ली सरकार होती ना सर, क्यों नहीं जब करती? आपसे ये परहेज कर सकते तो आपको भी करना चाहिए परहेज। आपको क्यों प्यार है संक्रमित हो सकते? क्यों संक्रमण से प्यार है इतना आपको? इतना दिल खोलकर दिल्ली वालों के लिए आप खतरा क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर देवेंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर रमन बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन, अब जो स्टेज पर हम आ चुके हैं जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेजी के साथ में हो रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? इसमें जो बिहेवियरल चेंजेस है सामाजिक लेवल पे, जो कल्चरल हमारे प्रैक्टिस रहे हैं हाइजीन सेफ्टी को लेके, उनको बदलने की जरूरत है। बदलाव आ भी रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगले 2-3 सालों के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा सामाजिक रूप से और कम्युनिटी लेवल पे। और जैसा कॉमनली बताया जा रहा है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन एटिकेट्स हैं, इनके ऊपर ध्यान देना। और साथ में इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन भी होना चाहिए, जैसे ट्रैफिक रिलेटेड लेजिस्लेशन हैं, इसमें भी कुछ पीनल प्रोविजंस होने चाहिए, जिससे जो एब्रेशंस हैं, जो बिहेवियरल जो कंप्लायंस लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की भीड़ भाड़ के इलाकों में, अपनी सेफ्टी तो अलग बात है, दूसरे की सेफ्टी के ऊपर भी वो रिस्क पैदा कर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन के लिए उस पर कानूनी प्रावधान का भी होना जरूरी है। और एपिडेमिक एक्ट में एक स्टेट में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा सशक्त बनाए जाने की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए। प्रियंका गांगुली जी, मैं आती डॉक्टर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। प्रियंका जी, अभी जो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है कि जैसे दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि मास्क नहीं तो मुंह दिखाई 2000 रुपए की, बहुत आपने सुना होगा, ये टैगलाइन बड़ी चल रही है आजकल की, मुंह दिखाई 2000 रुपए की हो गई है। ये जो इस तरह की लगातार कोशिशें हो रही हैं, इधर यूपी के अंदर भी अब कड़ाई की जा रही है, 200 से 100 लोग कर दिए शादी ब्याह में, मतलब जो पुरानी गाइडलाइंस थी उनकी ओर आगे बढ़ा जा रहा है और लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। क्या इस तरीके से वाकई कोरोना के आंकड़ों में कमी आ सकती है? क्या लोग अब वाकई इस तरह की गाइडलाइंस के बाद में कुछ परहेज करेंगे? आई थिंक पूजा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे बताया कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है, ये अगले 2-3 साल हमें एहतियात बरतना है। मतलब हम ये सोच ही नहीं सकते कि मास्क के बगैर हम घर से बाहर निकलें। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन के अंदर आने की जरूरी है, क्योंकि जो आप ओवरऑल माहौल देख रहे हैं, आप मार्केट चले जाइए, आप सड़कों पे उतर जाइए, वहां पे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन आ चुका है, हम सबको वैक्सीन मिल चुका है, तो हम में से किसी को कोरोना होगा नहीं। तो इस पहले तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो बीमारी है, ये वैक्सीन आने के बाद भी जब तक हर एक इंसान को इंडिया में वैक्सीन नहीं मिलता, तब तक ये डर है। तो आप अगले 2 साल तक, 2 से 3 साल तक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट, हमें एज एन इंडिविजुअल इसका एहतियात बरतना पड़ेगा। और दूसरी बात, मुझे लगता है प्रशासन क्या कर रही है वो अपनी जगह है, मगर सामाजिक तौर पे हमें आगे आकर हमें ये जरूरत महसूस करनी पड़ेगी कि हमारी जो जिम्मेदारी है सामाजिक तौर पर,
उसका हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें। प्रेम जी, अब तो एक के बाद एक चुनाव है और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है 2022 में और अभी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। जेपी नड्डा देश की यात्रा पर निकल चुके हैं। जहां पर राजनीति इतना अहम किरदार निभाती हो, वहां पर क्या इन देश के राजनेताओं को पहले कोई मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए? देखिए, आपका बहुत वैलिड सवाल है। अभी मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, जो जस्ट अभी बात हो रही थी कि लोगों को इंडिविजुअली अपनी अपनी चीज़ों को देखना होगा। दरअसल आज देश इंडिविजुअली ही देख रहा है, भुगत भी रहा है खुद, मर भी रहा है खुद, वो इंडिविजुअली है। कोई ऐसी मतलब सुविधा, हमारी स्वास्थ्य सुविधा भी इतनी बेहतर नहीं है कि जिस वजह से हमने कंट्रोल कर लिया, इसलिए दुनिया में दूसरे नंबर पर हम हैं। तो ये स्थिति है। अब आने वाले समय में हमको खुद ही लड़ना है, खुद ही बचना है। आप राजनीति की बात कर रही हैं, मैं थोड़ा और बताता हूँ। अभी की खबर है, अभी मैं देख रहा हूँ कि श्रम मंत्रालय ये कानून लाने जा रहा है कि 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाए। ये आपदा में अवसर है। गरीब मर रहे हैं, गरीब ज्यादा घंटे ड्यूटी करेंगे और फायदा किनको हुआ? जो देश की 1700 से ज्यादा एनलिस्टेड कंपनियां हैं, पंजीकृत कंपनियां हैं, उनको 140% फायदा इस कोरोना काल में भी हुआ। उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो आपदा में अवसर है। पीड़ित जो वर्ग है वो आम जनता है। अब देखिए, मास्क पर 2000 रुपए का फाइन है। अरे जिस देश में 2000 रुपए क्या देने के लिए है हमारी जनता के पास में, अरे मास्क की कीमत आप फाइन ले लेते, आप मास्क पर फाइन लगा रहे। सारा बोझ जो है जनता पर डाला जाना ठीक भी आप खुद होइए, आप फाइन भी खुद ही भरिए, इलाज में मरिए भी आप, और फायदा कमाएगा उद्योगपति का वर्ग। इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है। सारी पॉलिटिक्स जो देश की है उसी दिशा में बढ़ रही है। पॉलिटिकल क्लास दूसरे मुद्दों में ध्यान भटका रहा है, और ये जो खाई है, जिसका जो कोरोना से पीड़ित सबसे जो वर्ग है गरीब का, उस पर ध्यान पॉलिटिक्स का नहीं है। ये आपके प्रश्न का जवाब है। जवाब पहले इसका मैं पूनम जी से ले लेती हूं, फिर देवेंद्र प्रमुख के पास चलूंगी। जल्दी से 10 सेकंड। बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने अभी कहा कि 2000 रुपये का जुर्माना जो लगाया है मास्क पे, वो इसलिए कि बात पैसे की नहीं है। जब आपकी वीडियो बन जाती है तो आपको ये डर रहता है कि वीडियो ना बन जाए। जो मास्क नहीं भी लगाएगा ना, ये केवल बीमारी से बचाने के लिए है, कि उसको डर रहे कि मुझे पैसे ना देने पड़े। उस चक्कर में इंसान मास्क लगा लेता है। बट हमने सबने ज्यादातर देखा होगा कि लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। करने की जरूरत है, डरता कोई नहीं है। इस कंट्री के अंदर तो डर ऐसा नहीं होता, नहीं, बस जिंदगी का डर है। आप देखिए, लोग जहां पर देखा ऊपर मास्क कर लिया, जहां पे नहीं देखा अब कोई नहीं नीचे कर लिया। यही तो गलत बात है, यही गलत बात है। आपने दरअसल सरकारें जनता की, प्रेम जी का एक वैलिड पॉइंट लगता है कि अपना जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई भी आप जनता से कभी मास्क पे पैसे काटो, कभी किस तरीके से पैसे काटो और अपनी जेब भर लो। जरूरत ना पड़े इसी के लिए मास्क जी फटाफट से पे पेनल्टी लगाई गई है कि जरूरत ही ना पड़े। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल जो संकट काल की घड़ी थी, जिसको वैश्विक महामारी का जिसका नाम दिया गया है, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो किया है कि पूरे 9 महीने में, चाहे वो किसी भी स्थिति का मजदूर, कमजोर, गरीब रहा है, उसे बिगर दवाई और भूख के लिए इस देश में तड़पने की जरूरत नहीं पड़ी। तड़प तो रहा है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ नहीं तड़प रहा? अगर कहाँ नहीं तड़प रहा? जाइए सरकारी अस्पताल में, जरा देखिए क्या इलाज चल रहा है वहां पर। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इस बात को जनता बखूबी समझ ले कि आपकी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके अपने कंधों पर है। आपका पेट पालने की जिम्मेदारी आपका अपने कंधों पर है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझ लीजिए, सरकारों पर छोड़ दीजिए भरोसा करना। अपनी जिंदगी अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। नमस्कार।